हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सेलों के बारे में पढ़ेंगे। सेल में मुख्य रूप से सेल के प्रकार, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के रूप में, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का प्रचालन विभवांतर। तो सेल क्या है, हम लोग पहले जो लिखा है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सेल वह सरल युक्ति जो परिपथ में विद्युत विभवांतर बनाए रखकर आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, सेल कहलाती है। रासायनिक क्रिया से वैद्युत ऊर्जा प्रदान करने वाले सेल वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। देखो, जब किसी परिपथ से या किसी तार से, चालक से होकर के आप आवेश को प्रवाहित करा रहे हो तो दो तरह से आप समझ सकते हो। एक तो ये कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी युक्ति हो, कोई ऐसा तरीका हो कि हम उस परिपथ के या तार के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखें तो उस विभवांतर के मध्य आवेश गति करेगा। दूसरा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि उस चालक का या परिपथ का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा और उस प्रतिरोध से होकर आवेश को जब गुजरना होगा तो उसकी कुछ ऊर्जा व्यय होगी और उसकी ऊर्जा जो व्यय होगी उसकी भरपाई हम जिस बाह्य स्रोत से करेंगे उसे हम सेल कहेंगे। और जिन ज़्यादातर सेल की हम लोग जब बात करते हैं फिजिक्स में तो हमारा मतलब वैद्युत रासायनिक सेल से होता है, यानी ऐसे सेल जिनमें हम पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में, रसायनों के रूप में हम ऊर्जा इकट्ठा रखते हैं, बाद में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वही रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक, फिर हम लोग आते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार पर। तो मुख्य रूप से सेल को हम फिर से यूज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग में ला सकते हैं कि नहीं, इस आधार पर हम सेलों को दो भागों में बांटते हैं। एक बार पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो लिखा है पढ़ लेते हैं। तो एक तो हो गए हमारे प्राथमिक सेल और दूसरे हो गए द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से हैं? जिनमें जो संचित रासायनिक ऊर्जा है, एक बार जब उसका आपने पूरी तरह से प्रयोग कर लिया तो दोबारा फिर वो सेल आपके काम के नहीं रह जाते। एक तरह से आप समझिए यूज एंड थ्रो टाइप वाले जो सेल हैं कि एक बार संचित रासायनिक ऊर्जा का पूरी तरह से आपने उपयोग कर लिया तो दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि इनमें रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो इनके उदाहरण में जैसे प्रयोगशाला में हम लोग करते हैं, लेक्लांसे सेल है, वोल्टिये सेल है, डेनियल सेल है, बुनसन सेल है, ये सब इनके उदाहरण हैं। और हम लोग जो ये घड़ी में, टॉर्च में या इन सब में जो एक सेल लगाते हैं शुष्क सेल, वो भी एक तरह से आप प्राथमिक सेल कह सकते हो। हाँ, हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, अब चार्जर इनके ऐसे आते हैं कि अब दोबारा इन सेलों को चार्ज कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखो, एक थोड़ा सा अंतर ध्यान रखो। एक उदाहरण लो आप अपनी मोबाइल फ़ोन की बैटरी का, जिसमें एक बार पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाने के बाद बैटरी 0% पहुँच गई है, उसके बाद फिर आप चार्ज करते हो और चार्ज करने के बाद फिर वह बैटरी उसी तरह से और उतना ही काम करती है जितना इसके पहले चार्ज करने पे की थी। और यह प्रक्रिया हम लोग सैकड़ों बार दोहरा सकते हैं। सैकड़ों बार बैटरी पूरा चार्ज होगी, पूरा खर्च होगी, ऊर्जा डिस्चार्ज होगी, फिर हम उसको चार्ज करेंगे। तो जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, जो सीसा संचायक सेल जिसमें प्रायः लगता है, या आपकी मोबाइल की बैटरी है, तो इनमें ये द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं कि एक बार संचित ऊर्जा का आपने पूरी तरह से उपयोग कर लिया, दोबारा फिर आपने चार्ज किया, यानी वैद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में बदला। जो क्रिया ऊर्जा लेते समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली थी, अब उसके उल्टा दिशा में वही अभिक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और फिर से हमारी जो बाह्य स्रोत से हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं वह वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रही है। तो यहाँ पर हम एक तरह से ऊर्जा को एकत्र करके रख सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग संचायक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल जिनमें हम दोबारा नहीं काम में उनको ला सकते। और हाँ, शुष्क सेल में आप अगर कहो कि चार्जर ऐसे आते हैं कि हम चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर पहली बार आपने नया सेल घड़ी में लगाया था और आपकी घड़ी 6 महीने तक चली थी, तो दोबारा आप जो कह सकते हो कि मार्केट में आपको कहीं मिल जाए अगर कि चार्जेबल डिवाइस है कि हाँ इससे हम बैटरी को सेल को चार्ज कर लेंगे, तो उससे दोबारा 6 दिन भी चलना मुश्किल हो जाएगा, कम से कम 6 महीने तो नहीं चलेगा, है ना। तो अभी फिलहाल जो लिखा है देख लेते हैं इसी आधार पर। वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार में एक प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, और ये वे सेल हैं जिनमें अनुत्क्रमणीय यानी जो क्रिया उल्टा दिशा में न दोहराई जा सके, इरिवर्सिबल
रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी एक बार रासायनिक ऊर्जा का पूरी तरह से अगर विद्युत ऊर्जा में आपने उपयोग कर लिया तो फिर दोबारा वो सेल आपके बहुत काम के नहीं रह जाते। तो ये सेल पुनः आवेशित या ऊर्जित नहीं किए जाते हैं और इनके उदाहरणों में है जैसे वोल्टीय सेल या वोल्टाइक सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, बुनसन सेल, शुष्क सेल आदि। और द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कौन से हैं? इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात संचित ऊर्जा का एक बार उपयोग कर लेने के बाद, मतलब पूरी तरह से उपयोग कर लेने के बाद, इनमें विपरीत क्रिया द्वारा पुनः वैद्युत ऊर्जा को, अब विपरीत क्रिया का क्या मतलब है? जब आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे थे, डिस्चार्ज करते समय जो उसमें रासायनिक ऊर्जा इकट्ठा थी वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमने लिया था। विपरीत क्रिया का मतलब यह है कि अब फिर से हम बाहर से वैद्युत ऊर्जा दे करके उल्टा दिशा में अभिक्रिया चलते हुए अब उसको हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में फिर इकट्ठा कर रहे हैं। तो विपरीत अभिक्रिया का मतलब अभिक्रिया की दिशा के उल्टा करने से है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के। तो द्वारा पुनः वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। अतः ये सेल संचायक सेल भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें आप विद्युत ऊर्जा का एक तरह से भंडारण कर रहे हो, इकट्ठा करके रख रहे हो। और इनके उदाहरण हैं जैसे दो प्रकार के, जो उनमें हम विद्युत अपघट्य ले रहे हैं वो अगर अम्लीय है तो अम्लीय सेल, उदाहरण इसका है सीसा संचायक सेल। और दूसरा क्षारीय सेल, जैसे उसमें नीफे सेल, चूँकि निकिल और आयरन होता है, इसमें KOH का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, और इसे एडिशन सेल भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से अभी केवल इतना। फिर एक शब्द और है बैटरी सेल, और बैटरी में बस आप इतना केवल कह सकते हो कि सेलों का जो सार्थक संयोग है, सार्थक संयोग का मतलब किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। कम वोल्टेज पर आपको ज़्यादा धारा चाहिए तो, या ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो उस हिसाब से हम सेलों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ करके बैटरी बनाएंगे। तो अभी फिलहाल ठीक है, सेलों के संयोजन को जैसे हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, वैसे सेलों का भी संयोजन कर सकते हैं, करते हैं। और हम कब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे? जब हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, परिणामी विभवांतर बढ़ाना है, परिपथ में ज़्यादा विभवांतर चाहिए, या विभवांतर तो बहुत नहीं बढ़ाना है, ठीक है, एक सेल का जितना है उतना ही ठीक है, पर हमको ज़्यादा धारा लेनी है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो जैसी हमारी ज़रूरत उसके हिसाब से हम सेलों का जो संयोग होगा उसे बैटरी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बैटरी के बारे में। अभी इसके पहले बात कर चुके हैं। बैटरी का मतलब है दो या दो से अधिक सेलों के सार्थक संयोग से बनी एकल युक्ति को बैटरी कहते हैं। एकल युक्ति का मतलब उस पूरा जो संयोग हमने एक बार कर दिया, अब पूरी की पूरी यूनिट को, पूरी की पूरी उस युक्ति को, संयोजन को हम एक अकेली यूनिट के रूप में देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपने एक बैटरी लिया और बैटरी का कुछ हिस्सा निकाल के अलग कर दिया कि अच्छा चलो ये अलग काम करेगा, दूसरा अलग काम करेगा। वो पूरा संयोग एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। और सार्थक का मतलब हमने कहा था कि जिस तरह की हमको ज़रूरत है उस तरह से जोड़ें, है ना। बाकी ये शब्द इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खाली इतना कह सकते हो कि सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। फिर सेल के विद्युत वाहक बल पर आते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रो E, मोटिव M, फोर्स F, तो इसी का संक्षेप में हम लोग EMF कहते हैं। ध्यान देना, पहले ही ध्यान दिला दें, इसके नाम में बल जरूर लिखा है पर ये इसका मात्रक बल का मात्रक नहीं होगा। ये एक प्रकार का विद्युत विभवांतर है। दो तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। पहला, जब आप सेल कोई खुले परिपथ में हो, यानी सेल से कोई आप विद्युत धारा नहीं ले रहे हो, सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो उस समय उसके इलेक्ट्रोडों का, धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, उनके बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है वह सेल का विद्युत वाहक बल होता है। और दूसरा, हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अगर आप आवेश को सेल के अंदर ले जाते हो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, मान लो डेल्टा क्यू आवेश को सेल के अंदर प्रवाहित कराने पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, तो डेल्टा क्यू आवेश को प्रवाहित कराने में अगर सेल को डब्लू कार्य करना पड़ा होता या डेल्टा डब्लू कार्य करना पड़ा होगा तो E बराबर E या एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, तो वो डेल्टा डब्लू बटे डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो एक बार जो लिखा है फिर से देख लेते हैं कि खुले परिपथ में, अर्थात जब सेल से विद्युत धारा न ली जा रही हो, I बराबर 0 हो,
तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहते हैं। इसे एप्सिलॉन या कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि डेल्टा क्यू आवेश सेल से होकर प्रवाहित कराने में सेल को डेल्टा डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो एप्सिलॉन या कैपिटल ई बराबर डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा क्यू। मात्रक नाम में बल जरूर है विद्युत वाहक बल, पर ध्यान रखना कि इसका मात्रक विभवांतर या विद्युत विभवांतर यानी विद्युत विभव का मात्रक अर्थात वोल्ट होता है, जहां 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। और इस सूत्र में E बराबर डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा क्यू में गणितीय रूप में हम कह सकते हैं कि अगर डेल्टा क्यू का मान 1 होता तो E का मान डेल्टा डब्ल्यू के मान के बराबर होता, अर्थात एकांक आवेश को सेल से होकर प्रवाहित कराने में किए गए कार्य का मान या व्यय की गई ऊर्जा का मान सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखिए, बल शब्द इसमें ऐतिहासिक रूप से परिपाटी चली आ रही है कि शुरुआत में ही माना गया कि अच्छा हाँ, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का ऐसा बल है, ऐसा कारक है जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक गति कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ठीक है, शुरुआत से बल चला आ रहा है परिपाटी में। बाकी ध्यान ये रखना, फिर से दोबारा ध्यान दिला दें कि विद्युत वाहक बल बल नहीं है, यह एक प्रकार का विद्युत विभवांतर है और इसका मात्रक वही होगा जो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, अर्थात वोल्ट। अब इसके बाद एक दूसरी राशि हम लोग देखते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब हम लोग देखते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। एक बार जो लिखा है उसको देख लेते हैं। सेल के, चाहे हम कहें सेल के द्वारा, चाहे कहें सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाया गया प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो कुल मिला के सेल के एक इलेक्ट्रोड से लेकर के अपघट्य से होकर जाते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड तक आवेश को पहुंचने में जितनी रुकावट लगेगी, रास्ते में जो रुकावट आएगी, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। या सीधे आम बोलचाल के शब्दों में कहो कि सेल के अंदर धारा के प्रवाह के मार्ग में जो प्रतिरोध लगाया जाएगा सेल के अंदर यानी सेल के द्वारा, यानी सेल जितना लगाएगी रुकावट, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो 3-4 राशियां जिन पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। मुख्य रूप से वो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, उसके गुणों पर, या उसमें कितना इलेक्ट्रोड डूबा है और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, इन पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं, अगर स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है तो उसकी निर्भरता, डिपेंडेंसी किन किन चीज़ों पर है और कैसे है। पहला, स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। a क्या है? विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड जो डूबे हुए हैं उसके अंदर, उनका कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल डूबा रहेगा तो कम प्रतिरोध लगेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होंगे। आप ऐसे समझ लो कि समझो एक विद्युत अपघट्य है, एक बर्तन में द्रव भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड डूबा है, दूसरा इलेक्ट्रोड डूबा है। एक स्थिति है कि जब हम इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा क्षेत्रफल डूबा है और आवेश निकल करके अपघट्य से हो करके दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच रहे हैं। अब दो स्थितियां, दूसरे इलेक्ट्रोड का अगर थोड़ा सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल डूबा है तो इलेक्ट्रोडों तक पहुंचने में, आवेश को पहुंचने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझो उनको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टारगेट छोटा है, थोड़ी दूर में जाना है। ज़्यादा विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो जैसे थोड़ा था तो सबको यहीं इसी रेंज में पहुंचना है, ज़्यादा है तो चाहे यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ पहुँचें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा डूबा रहेगा इलेक्ट्रोडों का विद्युत अपघट्य के अंदर, प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/a, a के व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा, स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू d। d क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जाहिर सी बात है कि जितना ही ज़्यादा दूर विद्युत अपघट्य में चलना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा। मतलब रास्ते से होकर जाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा दूर जाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, ज़्यादा दूर जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कुल मिला के अगर इलेक्ट्रोड पास पास हैं तो एक से निकल करके दूसरे में आवेश को पहुंचने में कम मेहनत करनी पड़ी। ज़्यादा दूर हो गए तो बाकी परिस्थितियां अंदर की वही हैं विद्युत अपघट्य की, तो एक से निकल करके दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ना। तीसरा,
स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू 1/T। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? सेल का। टी टेम्परेचर किसका है? विद्युत अपघट्य का। तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ध्यान देना, प्रतिरोध ताप गुणांक इसका भी ऋणात्मक होगा, है ना, जैसे अचालकों का होता है, जैसे अर्धचालकों का होता है, कुछ उसी तरह अधिकांश स्थितियों में सेलों का भी होगा। चौथा, स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू कैपिटल सी। सांद्रता आप बढ़ा दोगे विद्युत अपघट्य की तो समझ लो एक तरह से जैसे श्यानता नहीं होती कि कोई द्रव अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो उससे होकर के हमको जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे आप सोच के देखो कि मान लो पानी के अंदर कोई एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, एक बर्तन में मान लो शहद भरा हुआ है, ठीक। आपने एक पेंसिल एक किनारे से रखी हो, धीरे से पानी से होकर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बर्तन में ले जा रहे हो जी, कुछ आपको बल लगाना पड़ा होगा, उसकी श्यानता के विरुद्ध कार्य करना पड़ा होगा। दूसरे उदाहरण में आप मान लो शहद के अंदर पेंसिल डाल रहे हो, दोनों उतने ही बड़े बर्तन हैं और उतनी ही ऊंचाई तक भरा है उसमें, और उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेंसिल ले जा रहे हो। अगर शहद में गाढ़ापन ज़्यादा है तो शहद में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। वैसे ही यहाँ पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाओगे तो आवेश वाहकों को एक इलेक्ट्रोड से निकल करके, यानी विद्युत अपघट्य से होकर जाने में आपको अब आवेश वाहकों को ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर तो निर्भर करेगा ही कि कौन सा विद्युत अपघट्य है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होगी, कोई थोड़ा रुकावट डालेगा, कोई थोड़ा ज़्यादा रुकावट डालेगा। तो लास्ट में स्मॉल आर यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कुल मिलाकर सेल द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाई गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और यह रुकावट सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा डाली जाती है ना। अब एक राशि और देख लेते हैं, प्रचालन विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। एक पद हम लोग और देखते हैं, एक राशि सेल का प्रचालन विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर, प्रायः कैपिटल वी से इसे व्यक्त करते हैं। ध्यान देना, विद्युत वाहक बल को हम लोग कैपिटल ई से व्यक्त कर रहे थे, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, और अगर सेल से धारा ले रहे हैं तो प्रायः विद्युत धारा को स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। और प्रचालन का मतलब ऑपरेटिंग या टर्मिनल, ठीक है, अंग्रेजी का ही शब्द है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल का मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर, और विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, या विद्युत विभवांतर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या संक्षेप में केवल वोल्टेज कह लेते हैं। तो इसको हम ऑपरेटिंग वोल्टेज कह सकते थे, टर्मिनल वोल्टेज कह सकते थे, ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते थे, या इसके पहले इलेक्ट्रिक शब्द भी बढ़ा सकते थे, तो थोड़े थोड़े बदलाव के साथ। अब देख लेते हैं इसको, जब सेल बंद परिपथ में हो। अच्छा, ये बंद परिपथ हो, खुला परिपथ क्या है? सेल है, सेल के इलेक्ट्रोडों से होकर के आप जा रहे हो और बीच में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को आपने नहीं जोड़ा है, तो वो खुला परिपथ है। और बंद परिपथ क्या है? जैसे मान लो आपने कुछ प्रतिरोध लगाया, यहाँ आपने एक सेल लगाई, तो यहाँ से चलते गए, प्रतिरोध से होके गुजरने के बाद घूमते टहलते फिर वापस आप इलेक्ट्रोड पे पहुँच गए, तो ये बंद परिपथ है। सेल के अलावा मान लो ये सेल का धन इलेक्ट्रोड था, ये ऋण इलेक्ट्रोड था, ये मान लो प्रतिरोध है। सेल के अलावा अगर परिपथ और कहीं नहीं टूटा है, सेल में मान लेते हैं, जैसा हम लोग प्रतीक में दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रोड और दूसरे के बीच में गैप है और उस गैप के बीच में विद्युत अपघट्य भरा है, तो उसके अलावा बाकी आप चलना शुरू किए तो परिपथ कहीं से टूटा नहीं है, सीधे घूमते टहलते आप सेल के दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच गए, तो यह बंद परिपथ है। और बंद परिपथ में जब आप विभवांतर परिपथ के उन दो सिरों के बीच में लगाओगे तो विद्युत धारा बहेगी। अब यही परिपथ बीच में कहीं से खुला होता, मान लो ऐसे होता, तार टूटा होता, तो अब समझ लो सेल का ये सिरा यहाँ तक पहुँचा, ये सिरा यहाँ तक पहुँचा, अंदर के इलेक्ट्रोड के अलावा बाकी ये दोनों नहीं जुड़े हैं, तो ये सेल का खुला परिपथ है। और खुले परिपथ का मतलब, खुले परिपथ में धारा नहीं बहेगी, आई का मान 0 होगा, और अगर परिपथ बंद है तो आई का मान 0 नहीं होगा, धारा कुछ बहेगी। तो जब हमारा सेल बंद परिपथ में है, अर्थात इससे विद्युत धारा ली जा रही हो, अभी हम डिस्चार्ज के टाइम की मान लो बात कर रहे हैं, सेल का मूल काम यही है कि वो आवेश या ऊर्जा को इकट्ठा रखे और ज़रूरत पड़ने पे उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में दे। तो जब सेल बंद परिपथ में है, यानी आप उससे विद्युत धारा ले रहे हो, तो उस समय सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विभवांतर को प्रचालन विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं, तथा अब ये विद्युत विभवांतर है तो इसका एसआई मात्रक
वोल्ट होता है वही जो विद्युत विभव का, वही जो विद्युत विभवांतर का, वही जो विद्युत वाहक बल का। तो ठीक है, अब नोट में हम लोग दो एक बातें, एक तो ये कि जब सेल को आप निरावेशित कर रहे हो यानी डिस्चार्ज कर रहे हो यानी उससे विद्युत धारा ले रहे हो, तो उस समय आपका ये जो टर्मिनल विभवांतर होता है ये विद्युत वाहक बल से कम होता है। और इसका उल्टा, मान लो हम संचायक सेल की बात करें, सेल पूरी डिस्चार्ज हो गई, अब हम उसको चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग के टाइम पे जितना सेल का विद्युत वाहक बल होता है उससे ज़्यादा जब आप उसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर लगाओगे तभी सेल आवेशित होता है यानी चार्ज होता है। तो सेल को आवेशित करते समय यानी चार्जिंग के टाइम पर कैपिटल V का मान कैपिटल E से बड़ा होता है, यानी उस समय सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का जो प्रचालन विभवांतर है वह सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होता है। ध्यान देना चार्जिंग के टाइम पर। तीसरा, एक चीज़ हम लोग पिछला नहीं लिखे थे, जब सेल का हम लोग आंतरिक प्रतिरोध लिखे थे, वैसे तो आंतरिक प्रतिरोध एक प्रकार का विद्युत प्रतिरोध है, तो उसका मात्रक जो इलेक्ट्रोड के द्वारा जो इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के द्वारा लगाया जाता है, तो इसलिए उसका मात्रक वही होगा जो प्रतिरोध का मात्रक। लेकिन फिर भी ये चीज़ हम वहाँ ध्यान दिलाना भूल गए थे, इसलिए ये अभी यहाँ लिख लें कि सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r होता है उसका मात्रक ओम होता है, वही जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है और ये उसका प्रतीक है। एक राशि और है जिसकी हम लोग कभी बात करते हैं, विभव पतन। विभव पतन क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण निरावेशन के समय यानी डिस्चार्ज होते समय, यानी जब सेल से आप धारा ले रहे हो तो उस समय कैपिटल V यानी टर्मिनल विभवांतर का मान कैपिटल E यानी सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में जितना कम होता है उसे विभव पतन कहते हैं, और विभव पतन का मान E-V के बराबर होता है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, विभव पतन क्या है? जब आप सेल से धारा ले रहे हो तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण, देखिए किसी भी प्रतिरोध से होकर के जब धारा बह रही है तो उस प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक, एक बात। अब स्मॉल r अगर आंतरिक प्रतिरोध है, I अगर धारा बह रही है तो I गुणा R विभवांतर होगा उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोडों के बीच सेल के, और ये कमी हमारी बाहर परिपथ में नहीं मिल पाएगी। सेल जो कैपिटल E विद्युत वाहक बल डिस्चार्ज के टाइम पर अधिकतम दे सकता था, अब उसमें हमारी कुछ कमी आ गई है, तो जितना कमी आ गई है वही हमारा विभव पतन है। ध्यान देना, तो विभव पतन का मान सेल के विद्युत वाहक बल और किसी भी समय पर टर्मिनल वोल्टेज यानी प्रचालन विभवांतर के अंतर के बराबर होता है, E-V के बराबर। और अगर सेल से आप धारा ले रहे हो तो उस समय ये I/R विभव पतन होता है। एक हम लोग उदाहरण ध्यान देते हैं। वैसे तो गाड़ियों में निर्देश होता है कि सेल्फ से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय हेडलाइट ना ऑन रखो, फिर भी दो जगह आप गौर करना। एक, जैसे कार में या ट्रैक्टर में जहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा होता है ना, एक तरफ मान लो हरा निशान होता है और प्लस होता है, एक तरफ लाल निशान होता है और माइनस लिखा होता है, सुई बीच में रहती है। जब आप सेल्फ लेते हो तो सुई माइनस वाली साइड में जाती है, और या आप कह लो कि लाल वाले निशान की तरफ जाती है, यानी इस समय अब इंजन स्टार्ट होने के लिए हम बैटरी से ढेर सारी धारा ले रहे होते हैं, और एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जो सुई लाल पे ज़्यादा दूर तक गई थी वहाँ से हट करके जीरो क्या बल्कि उसके थोड़ा आगे चार्जिंग वाली साइड में बताती है मीटर। दूसरा, जब आप अगर मान लो हेडलैम्प ऑन करके, हेडलाइट ऑन करके मान लो सेल्फ ले रहे हो, जैसे कुछ पुराने मॉडल के ट्रैक्टर्स में अगर आप गौर करो जहाँ बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है हेडलैम्प का या हेडलाइट का, मान लो आपने हेडलाइट पहले ऑन कर दी, उसके बाद आप सेल्फ ले रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो ध्यान देना जिस समय बैटरी से धारा ली जा रही है और इंजन स्टार्ट होने के लिए उस समय हेडलाइट डिम हो जाती है, और एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो लाइट फिर से सामान्य हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सेल्फ लेते हैं, इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी थोड़ा सा और घुमाते हैं तो उस समय बैटरी से ढेर सारी धारा ली जाती है। अब ढेर धारा लेने के नाते जो भी उस सेल का या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध रहा होगा I/R उतना विभव पतन होता है। जितनी ही ज़्यादा धारा होती है उतना ही ज़्यादा विभव पतन होता है, क्योंकि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तो ठीक है, एक बार बन गई, उसके जो भी रासायनिक गुण हैं उनके हिसाब से नियत है। ज़्यादा धारा लोगे ज़्यादा विभव पतन होगा, यानी E और V के बीच का अंतर ज़्यादा होगा। E भी निश्चित था पहले, अब अंतर ज़्यादा है, इसका मतलब V अब कम हो गया है। V कम होने का मतलब बाह्य परिपथ में जो हमारे प्रचालन के लिए काम करने के लिए विभवांतर उपलब्ध है
वह अब कम हो गया है और कम वोल्टेज पे चल रही है हेडलैम्प इस समय, इसलिए उसकी लाइट डिम हो गई है। हाँ, एक बार जब इंजन स्टार्ट हो गया, अब बैटरी से सेल्फ के माध्यम से उतनी धारा नहीं ली जा रही है, तो फिर लाइट सामान्य हो जाती है। तो स्टार्ट करते समय अगर हेडलाइट ऑन है तो एक बार डिम होती है और स्टार्ट हो जाने के बाद फिर नॉर्मल हो जाती है लाइट। ठीक। और चूंकि ज़्यादातर परिपथों में हमें ज़रूरत पड़ती है प्रचालन विभवांतर की, तो कुल मिलाकर अधिकांश स्थितियों में ये एक राशि टर्मिनल विभवांतर या प्रचालन विभवांतर, इसका हम लोग ठीक ठाक ढंग से उपयोग करेंगे। तो आज के लिए अभी केवल इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा सेल क्या होते हैं, खासतौर पर विद्युत रासायनिक सेल के सेंस में, उनके प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक सेल के संदर्भ में, फिर सेल का विद्युत वाहक बल कि जब आप सेल से धारा नहीं ले रहे हो तो सेल जितना अधिकतम वोल्टेज दे सकता था उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर था वो सेल का विद्युत वाहक बल, वोल्ट उसका मात्रक। फिर दूसरा हम लोगों ने सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आवेश के प्रवाह के मार्ग में या विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में सेल जितनी रुकावट डालता है उसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और लास्ट में अभी सेल का प्रचालन विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर, जब आप सेल से विद्युत धारा ले रहे हो तो उस समय विद्युत धारा लेते समय यानी सेल जब बंद परिपथ में है तो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है, विद्युत विभवांतर है, उसे हम लोग प्रचालन विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। शेष अगले वीडियो में।